ये पाठ नेताजी की एक प्रतिमा को लेकर है और उस प्रतिमा के भी एक बहुत छोटे से हिस्से यानी कि उनके चश्मे को लेकर है। और हमारी कहानी के जो कथानायक हैं, उनको कथानायक भी आप कह सकते हो, उनको सूत्रधार भी आप कह सकते हो, क्योंकि उन्हीं की नजर से हम ये पूरी कहानी देख रहे हैं। तो उनका नाम है हलदार साहब। हलदार साहब एक कंपनी में काम करते थे और अक्सर उनको एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। कस्बा मतलब जो गांव से थोड़ा सा बड़ा होता है विकास के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, और शहर से छोटा होता है। वहां सुविधाएं होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा आधुनिक सुविधाएं नहीं होती हैं। तो वैसे ही वो छोटा सा एक कस्बा था। आप कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15 दिन में वहां से गुजरा करते थे। वहां कुछ मकान थे, बाजार था, लड़कियों का एक स्कूल था और लड़कों का भी एक स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था जहां पर लोगों को रोजगार मिला हुआ था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। ओपन एयर सिनेमा घर मतलब जो ऊपर से खुला हुआ रहता है, क्योंकि वहां पर आबादी बहुत कम है और लोगों के पास सुविधाएं भी कम है, इसलिए वहां का थिएटर बहुत ज्यादा विकसित नहीं था। लड़कों और लड़कियों का स्कूल अलग अलग था। वो इसलिए क्योंकि गांव में अक्सर लोगों की सोच थोड़ी सी अलग होती है और उनके मन में ये बात रहती है कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूल होना चाहिए, लड़कों का स्कूल अलग होना चाहिए। यही कारण है कि गांव में अक्सर लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल बनाए जाते थे। तो यहाँ भी इसी प्रकार थी। और साथ ही साथ चूंकि कस्बा था तो कस्बा की नगर पालिका थी, और नगर पालिका थी तो लोगों से वो टैक्स वसूलती थी, सरकार से उनको पैसा मिलता था, आवंटन होता था बजट का। तो स्वाभाविक है कि उस पैसे को खर्च करने के लिए और जनता को बताने के लिए नगर पालिका हमेशा उस कस्बे में कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी, जो आमतौर पर आप देखते होंगे नगर पालिका करवाती है। जैसे कि सड़कें बनवाना है, पेशाब घर बनवाना है, कबूतरों की छतरी बनवा देना है, तो कभी कोई कार्यक्रम करवा दिया कवि सम्मेलन का, ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके। यानी कि जो पैसा प्राप्त है नगर पालिका को, उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करना है। वो इसलिए भी क्योंकि नगर पालिका अगर बनी है, अगर वो कुछ काम करवाएंगे नहीं तो लोग उस नगर पालिका के सदस्यों को चुनेंगे भी नहीं, प्रश्न करेंगे। तो इस तरह के कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। और इसी तरह से इस नगर पालिका का शायद कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो अधिकारी, उच्च अधिकारी रहा हो, उसको शायद देश प्रेम का जज्बा था उसके मन में। तो उसने क्या किया कि शहर के मुख्य चौराहे पर जो मुख्य बाजार है, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी उसने। संगमरमर सफेद रंग का होता है, बहुत मजबूत पत्थर होता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। और अक्सर बहुत सारे आपने मूर्तियों को या बहुत सारे भवनों को आपने संगमरमर से बना हुआ देखा होगा। अगर आप आगरा गए होंगे तो वहां पर ताजमहल भी संगमरमर का ही बना हुआ है, सफेद। तो ये कहानी जो है उसी प्रतिमा के बारे में है, या कहे कि उस प्रतिमा के भी एक छोटे से हिस्से यानी कि उसके चश्मे के बारे में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे के बारे में है। तो अब ये हमने पिछले बार पढ़ा था। अब उससे आगे हम चलते हैं। तो आगे लेखक कहते हैं कि अब चूंकि वो मूर्ति आधी थी, सीने तक थी, केवल सीने तक बनी हुई थी, जिसको बस्ट कहा जाता है, और उस पर चश्मा नहीं था, और जो मूर्ति थी वो काफी कुछ अच्छी थी, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इस कस्बे के लोगों को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, या देश में कुछ अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, शायद इसलिए मूर्ति बहुत सुंदर नहीं बन पाई, अच्छी नहीं बन पाई। या ऐसा भी हो सकता है, हलदर साहब अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ये जो बजट दिया गया हो, बजट बहुत कम है मूर्ति बनाने के लिए, और जो बाहर के मूर्तिकार हैं, अच्छे मूर्तिकार हैं, अगर उनसे हम बनवाएंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो शायद इस असमंजस में, इस ऊहापोह में, इस दुविधा में काफी समय चिट्ठी पत्री लिखने में कि भाई ऐसा किया जाए क्या, ऐसा किया जाए, ऐसा बनवाया जाए कि ऐसा बनवाया जाए, इसको मूर्ति का बनाने का आदेश दिया जाए, इसको इतने पैसे दिए जाए, तो इसमें काफी लंबा समय लग गया होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। क्योंकि मूर्ति बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी जैसे आमतौर पर होनी चाहिए। तो उसी समय शायद हो सकता है कि नगर पालिका की जो समयावधि 5 साल की होती है, कि 5 साल में वो सदस्य बदल जाते हैं, वो समाप्त होने वाला होगा। तो सोचा होगा कि यार अब तो बहुत कम समय रह गया है और मूर्ति हम बनवा नहीं पा रहे, चिट्ठी पत्री में काफी समय लग गया है, तो क्यों ना अपन स्थानीय यही कस्बे का ही कोई व्यक्ति होगा जो अच्छा शायद मूर्ति बनाने वाला होगा, तो हम उसको ये मौका दे देते हैं। तो ये सोचा होगा
कि अब समय भी कम है और पैसा भी अपने पास ज्यादा नहीं है। उसी कस्बे में जो एकमात्र हाई स्कूल था, उसके एकमात्र इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए कि उनका नाम मोतीलाल, हालांकि उनका नाम मोतीलाल नहीं था, लेकिन चूंकि हलदार साहब उस मूर्ति को देखकर, उस प्रतिमा को देखकर सुभाष चंद्र बोस की अनुमान लगा रहे, तो उन्होंने अनुमान लगा कि शायद हो सकता है कि इसी कस्बे के किसी मोतीलाल जैसे मास्टर को, क्योंकि अक्सर मास्टरों के नाम मोतीलाल ही होते हैं, ऐसा सोचते हैं लोग बाग। तो ये कहीं ना कहीं लेखक स्वयं प्रकाश जी ने यहाँ पर व्यंग भी करने का प्रयास किया, थोड़ा सा विनोद करने का प्रयास किया, थोड़ा सा हास्य लाने का प्रयास किया है। तो उसी को ये काम सौंप दिया गया होगा और उसने ये जल्दीबाजी में ये मूर्ति बनाकर, उसने बोला होगा कि मैं 1 महीने में ये मूर्ति बनाकर पटक दूंगा मतलब उसने बोला होगा हाँ बना दूंगा किसी तरह से। उसने सोचा कि जो एक मौका मिल रहा है पैसे कमाने का, उसको क्यों छोड़ा जाए। अब आगे देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, इसे कहते हैं, इस तरह की मूर्ति जो होती है, जो सीने तक बनी होती है, उसे बस्ट कहते हैं। सुंदर थी, नेताजी काफी सुंदर लग रहे थे और कुछ मासूम और कमसिन जवान, कमसिन मतलब जवान लग रहे थे। और जैसे कि अक्सर देखते हैं हम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फौजी वर्दी में बनाई गई थी मूर्ति को देखते ही समझ में आता था कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। और जैसे सुभाष चंद्र जी याद आते थे तो उनके नारे याद आते थे जो देश की आजादी के समय उन्होंने दिए थे। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सारे नारे सुभाष चंद्र बोस जी के हैं, जो उन्होंने देश की आजादी के दरमियान लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए लगाए थे। तो कह सकते हैं कि उस मूर्ति को देखकर, भले ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी उनके काम को याद आते थे। तो एक प्रकार से मोतीलाल जी का वो प्रयास जो था मूर्ति बनाने का, वो सफल और सराहनीय कहा जा सकता था। केवल एक चीज की कमी थी उस मूर्ति में, जो अक्सर खटकती थी और शायद हलदर साहब को भी खटकती थी, कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी कि बड़ी दिलचस्प बात थी कि पूरी मूर्ति संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी, लेकिन चश्मा जो लगा था उस मूर्ति पर, वो चश्मा पत्थर का चश्मा नहीं था, बल्कि एक रियल चश्मा था, सही चश्मा था, जो आमतौर पर लोग पहनते हैं, चौड़ा काला फ्रेम। तो हलदार साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ यार। अक्सर वो इस कस्बे से गुजरते हुए उस के सामने जो पान की दुकान थी उस चौराहे पर, वहां रुकते थे, पान खाते थे, उस मूर्ति को देखते थे, निहारते थे, खुश होते थे। और अक्सर उनके चेहरे पर ये एक मुस्कान जो आती थी, उसके साथ एक आश्चर्य, कौतुक भरी मुस्कान, यानी आश्चर्य भरी मुस्कान आती थी। वाह भाई, ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। उनको लगता था कि शायद ये कहीं ना कहीं उस मूर्तिकार की कल्पना रही होगी कि चलो हम इस चश्मे में, अगर इस मूर्ति में, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में, प्रतिमा में, अगर हम चश्मा रियल लगा दें तो कुछ इसमें वास्तविकता आ जाएगी। शायद यही सोचकर, मतलब हलदार साहब ये कल्पना कर रहे हैं उस चश्मे को देखकर, उस मूर्ति को देखकर, कि हो सकता है उस मूर्तिकार ने ये अच्छा आइडिया लगाया, ये अच्छा उसका विचार था कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब हम आगे देखते हैं।